साहस, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, त्याग और बहादुरी की मिसाल। शहीद भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी जो 23 साल की छोटी उम्र में हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। 28 सितंबर। दोस्तों, यह बात है आज से करीब लगभग 115 साल पहले की, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। यानी भारत और पाकिस्तान एक ही देश था जिसे अंग्रेज़ों ने अपना गुलाम बनाया हुआ था। उस समय भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के जिले ल्यालपुर के बंगा गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह संधू और माता का नाम विधावती कौर था। यह एक जाट परिवार था। अमृतसर 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। उस समय भगत सिंह की आयु लगभग 12 वर्ष की थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से लगभग 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा सा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वह भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने तो दोस्तों, अब बात आती है लाला जी की मृत्यु के प्रतिशोध के ऊपर। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वाले लोगों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किए। इस लाठीचार्ज से आहत होकर लाला जी लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इनसे रहा नहीं गया और सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपने साइकिल को लेकर यूं बैठ गए कि जैसे वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत भी हो गए। उधर चंद्रशेखर आज़ाद पास के डीएवी स्कूल की चारदीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। यह 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उनके सर पर मारी, जिसके तुरंत बाद वह होश खो बैठे। इसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोलियां दागकर उनके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे सावधान किया और बोला, अगर अब तुम आगे बढ़े तो मैं गोली मार दूंगा। पर वो नहीं माना और चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे गोली मार दी। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया था। तो दोस्तों, अब बात आती है असेंबली बम फेंकने पर। कालांतर में उनके विरोधी द्वारा उनको अपनी विचारधारा बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने का आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस में सत्ता रहने के बावजूद भगत सिंह को कांग्रेस शहीद का दर्जा नहीं दिला पाए, क्योंकि वे केवल भगत सिंह के नाम पर इस्तेमाल युवाओं को अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए कर रहे थे। उस समय चूंकि अंग्रेज सर्वसर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नत कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार उनका विरोध स्वाभाविक था। सभी चाहते थे कि उन अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी अब जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए उन्होंने दिल्ली की केंद्र सरकार असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक भी उनकी आवाज़ पहुँचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सभी लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्र सरकार असेंबली में बम इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंकने की योजना बनाई जहां पर कोई मौजूद ना हो, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हॉल धुआं से भर गया था। अगर भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी ही क्यों न हो, अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वह दोनों खाकी रंग की कमीज तथा निकर पहने हुए थे।
बम फेंकने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद तथा साम्राज्य मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया और अपने साथ लाए हुए सारे पर्चों को हवा में उछाल दिया। इसके कुछ देर बाद पुलिस वहां आई और उन दोनों को गिरफ्तार कर ले गई। तो दोस्तों, अब बात आती है जेल के दिन। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को पत्र आज भी उनके विचारों का दर्पण है। उन्होंने लेखों में कई तरह की पूंजीपातियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लेखों में मजदूरों का शोषण करने वाले, चाहे वह भारतीय ही क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक पत्र भी लिखा था जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो अपने भूख हड़ताल से प्राण ही त्याग दिए थे। तो दोस्तों, अब बात आती है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी पर। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 AF तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रिवी परिषद ने अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1921 को आम जनता की ओर से वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सज़ा माफ़ी के लिए अपील दायर की। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह यह नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी की सज़ा माफ़ की जाए। 31 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके दोनों साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह जीवनी पढ़ रहे हैं और उन्हें वो पूरी करने की समय दी जाए। कहा जाता है कि जेल अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा, पहले ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से तो मिल ले। फिर 1 मिनट बाद उन्होंने किताब छत की ओर उछाला और बोला, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय तीनों मस्ती से गा रहे थे और झूम रहे थे। फांसी के बाद कई आंदोलन ना भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेज़ों ने पहले ही इनके मृत शरीर के टुकड़े कर दिए। फिर इन्हें बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर लेके गए, जहाँ घी के बदले मिट्टी और तेल से डालकर इन्हें जलाया जा सके। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो वह करीब पहुँचे। इससे डरकर अंग्रेज़ों ने इनकी लाश को अधजले टुकड़ों में सतलुज नदी में फेंक दिया और वहां से भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने देखा कि इनके मृत शरीर के टुकड़े को एकत्र कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेज़ों के साथ साथ गांधी को भी इनकी मौत का जिम्मेवार समझाने लगे। इस कारण जब गांधी कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काला झंडों के साथ गांधी जी का स्वागत किया। एक आध जगह पर गांधी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में उन्हें साथ चल रही पुलिस ने बचा लिया। उनकी मृत्यु की खबर लाहौर के दैनिक ट्रिब्यून तथा न्यूयॉर्क के एक पत्र डेली वर्कर ने छापा। इसके बाद भी कई मार्क्सवादी पत्रों में उन पर लेख छपे, पर चूंकि भारत में उन दिनों मार्क्सवादी पत्रों में आने पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसलिए भारतीय बुद्धिजीवियों को इसकी खबर नहीं थी। देश भर में उनकी शहादत को याद किया गया। दक्षिण भारत में पेरियर ने उनके लेख में मैं नास्तिक क्यों हूँ पर अपने साप्ताहिक पत्र कोडई आरसू के 22 व 29 मार्च 1932
के अंक में तमिल में संपादकीय लिखा। इसमें भगत सिंह की प्रशंसा की गई थी तथा उनकी शहादत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ऊपर जीत के रूप में देखा गया था। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिनसे अपनी जवानी सहित सारी ज़िंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। उनके जीवन में कई हिंदी फिल्मों के चरित्र को प्रेरित किया है। तो दोस्तों, यह थी भगत सिंह की हिस्ट्री। अगर आप सभी को ये हिस्ट्री समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।